राजस्थान में मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर 38 याचिकाओं पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से शाम 5 बजे तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की। कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि हम नीट परीक्षा की पवित्रता सुनिश्चित करने के बारे में चिंतित हैं ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। सरकार को प्रसिद्ध विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने पर विचार करना जरूरी है। तो कोर्ट ने काउंसलिंग पर फैसला केंद्र सरकार और एनटीए के जिम्मे छोड़ दिया है। पूरे मामले में अब तक क्या कदम उठाए गए, इस पर एनटीए और केंद्र सरकार को जवाब देना है। सीबीआई को भी स्टेटस रिपोर्ट बुधवार शाम 5 बजे तक देनी होगी। तो यानी गुरुवार यानी कि कल 11 जुलाई को मतलब आगे 11 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी और इससे नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। सरकार और एनटीए से भी जवाब मांगा है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला दिया था। जब पहली सुनवाई हुई थी उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नीट एग्जाम की पवित्रता को सुनिश्चित करना ही प्राथमिकता है। और इस बार भी सुनवाई में जो कल सुप्रीम कोर्ट में 38 याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसमें कुछ याचिकाएं थी कि पेपर रद्द की जाए, कुछ याचिकाएं थी कि पेपर फिर से रद्द ना किया जाए और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, हालांकि एनटीए और केंद्र सरकार इसके खिलाफ था कि फिर से दोबारा पेपर ना हो और इसको लेकर फिर से जवाब मांगा गया है। देखना है कि सरकार और एनटीए की तरफ से जवाब क्या होता है। 11 जुलाई को अगली सुनवाई फिर से होगी। तो सरकार नीट मामले में विवाद अभी भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार देखिए अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी देखने को मिली जहां पर प्रदर्शन करते हुए जो है युवा नजर आए और उसी को लेकर के लगातार इस पूरे मामले में जांच की मांग भी की जा रही है। लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस जो रिपोर्ट है वो तलब की है। सरकार और एनटीए से भी जवाब मांगा गया है। तो नीट मामले में सुप्रीम सुनवाई हुई। क्या परीक्षा की पवित्रता प्रभावित, दोबारा परीक्षा के आदेश दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और 23 लाख छात्रों का ध्यान रखना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। अब अगली सुनवाई होनी है, देखना होगा क्या कुछ होता है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते चले जो कि ज्ञानवापी से जुड़ी हुई है। दरअसल ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। तो आपको बता दें कि आज होने वाली सुनवाई में पहली बार दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे। पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष कोर्ट में पेश नहीं हुआ था। श्रृंगार गौरी केस के मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। याचिका में ये साफ तौर से कहा गया है कि जिस तरह से ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वे किया गया है उसी तरह से सील वजूखाने का भी सर्वे किया जाना चाहिए। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई होगी। तो ज्ञानवापी केस हाईकोर्ट में सुनवाई आज होनी है। देखना है कि वजूखाने के सर्वे को लेकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे पर क्या इसको परमिशन मिलती है कि वजूखाने का भी जिस तरह से सर्वे ज्ञानवापी का किया गया था उस तरह वजूखाने का भी सर्वे होता है या फिर नहीं होता है। और बड़ी जानकारी आपको दे दें, राज्य बजट से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक। बजट सत्र में सरकार के खिलाफ कांग्रेस मोर्चा खोलेगी। नीट परीक्षा में अनियमितताएं हो या फिर महंगाई की मार हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो, जो विपक्ष यानी कि कांग्रेस लगातार उठाता आया है, इसको लेकर ही विधायक दल की बैठक कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। और ये बैठक अहम मानी जा रही है। जनहित योजनाओं को बंद करने की बात, बिजली पानी की समस्या का मुद्दा कांग्रेस उन बैठक में उठाने वाली है। देखिए कई मुद्दों पर कांग्रेस जो है सख्त तेवर भी अपना सकती है। विधायक दल की बैठक में पीसीसी चीफ डोटासरा प्रभारी रंधावा भी शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी, कांग्रेस की अहम बैठक जो है होगी राज्य बजट से पहले। कांग्रेस विधायक दल की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। डोटासरा, रंधावा, टीकाराम जूली इसमें शामिल होंगे। और इधर एसओजी राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में फर्जी डिग्री से नौकरी हासिल करने के खेल का भांडाफोड़ कर चुकी है। दोनों आरोपी 12 जुलाई तक रिमांड पर हैं। आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि कौन है जोगेंद्र सिंह और जितेंद्र यादव और कैसे एसओजी ने 4 महीने तक सबूत जुटाकर गैंग का खुलासा किया है। रिपोर्ट देखिए। फर्जी डिग्री गैंग का कैसे हुआ पर्दाफाश, कैसे रडार पर आए जोगेंद्र और जितेंद्र,
फुल प्रूफ फर्जीवाड़ा कैसे हुआ बेपर्दा। लंबे वक्त से एसओजी को जोगेंद्र सिंह और जितेंद्र यादव के फर्जीवाड़े की जानकारी मिल रही थी। ऐसे में इन दोनों को दबोचना एसओजी के लिए बड़ी चुनौती थी। ऐसे में एसओजी ने सबसे पहले यूनिवर्सिटी के कर्मचारी और बेटे समेत 4 दलालों को पकड़ा, जिसमें राजगढ़ के सुभाष पूनिया का नाम शामिल था। इसके बाद बोगस ग्राहक बनकर फर्जी डिग्री पाने का डिकॉय ऑपरेशन किया गया। इसके लिए सबसे पहले सुभाष पूनिया को उसके बेटे परमजीत सिंह के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा प्रदीप कुमार शर्मा और फर्जी डिग्री छापने वाले प्रिंटर प्रेस संचालक राकेश शर्मा को राजगढ़ चूरू से दबोचा गया। एसओजी की माने तो सुभाष पूनिया 2015 से ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था और आरोप है कि वो करीब 2 से 3 लाख रुपए लेकर फर्जी डिग्री दिलवा रहा था। वहीं दलालों को करीब 50,000 रुपए तक कमीशन भी दे रहा था। तो 2016 से 20 ऐसे 5 कोर्सेज चले, तो मैक्सिमम भी इसके 500 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बीपीएड कोर्स इन्होंने वैलिड रूप से किया हो, परंतु जो नॉमिनेशन आए उसमें 1300 से ज्यादा लोगों ने फॉर्म में अंकित किया कि हमने बीपीएड की डिग्री ओपीजेएस से की है। 10 अप्रैल 2024 को डीआईजी परीश देशमुख ने दलालों के पकड़े जाने पर फर्जी डिग्री देने वाले रैकेट का खुलासा किया। 10 अप्रैल को दलालों के पकड़े जाने और एसओजी के मुकदमा दर्ज होने का पता चला तो ओपीजेएस यूनिवर्सिटी का संचालक जोगेंद्र सिंह थाईलैंड चला गया। लंबे वक्त तक वहीं रहा। जोगेंद्र सिंह को पकड़ने के लिए एसओजी ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने की तैयारी कर ली थी। इसी बीच जोगेंद्र सिंह के हरियाणा आने का पता चला। तब एसओजी ने जोगेंद्र सिंह के अलावा गुजरात के पाटन में एमके यूनिवर्सिटी और अलवर में सनराइज यूनिवर्सिटी चलाने वाले जितेंद्र सिंह यादव और जोगेंद्र की महिला मित्र सरिता कड़वासरा को धर दबोचा। जांच में पता चला कि करीब 11 साल पहले जोगेंद्र सिंह एनसीआर में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में काम करता था। इन्होंने अपनी जालसाजी छुपाने के लिए वर्ष 2016 से 20 तक का रिकॉर्ड जलाना बता दिया। एक तरफ तो उन्होंने जलाना बताया और उसके बाद लगातार जो परीक्षाएं हो रही है जिसमें इनकी डिग्री लेकर कैंडिडेट्स जा रहे हैं, उसको ये ट्रू या फॉल्स में वेरिफिकेशन का रिप्लाई भी उस संबंधित डिपार्टमेंट को कर रहे थे। डीआईजी परीश देशमुख के मुताबिक पीटीआई भर्ती में 1300 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन में जानकारी दी कि उनके पास ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की बीपीएड की डिग्री है। इनमें से 81 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सफल होकर सरकारी नौकरी हासिल कर ली। इस बीच एसओजी के पास ओपीजेएस और सनराइज यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट देने की गोपनीय शिकायतें पहुंची। तब एडीजी वीके सिंह और डीआईजी परीश देशमुख के सुपरविजन में एडिशनल एसपी धर्माराम गिला और सतनाम सिंह को शिकायत के सत्यापनों की जांच सौंपी गई। एक और विसंगति इसमें सामने ये आई है कि जब हमने इनका रिकॉर्ड देखा कि कितने टीचर्स एम्प्लॉयड है, तो जो सैलरी अकाउंट है वो मुश्किल से इसमें 27 या 28 लोगों का सैलरी अकाउंट है, जिनमें से 8 या 10 नॉन टीचिंग स्टाफ है। तो अगर हम सभी को टीचर एज्यूम भी करते हैं तो 20 टीचर में और ये कोर्सेज चला रहे हैं लगभग 17-18। एसओजी ने यूनिवर्सिटी में दलाली कर फर्जी डिग्री बांटने वाले करीब आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया। उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन जांच की तो सामने आया कि दलालों ने भी अपने नाम से कई बड़ी डिग्री कोर्स के सर्टिफिकेट बनवा रखे थे। एजुकेशन की आड़ में फर्जी डिग्री बांटने वाले इस गैंग का खुलासा होने के बाद कई और भी निजी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एसओजी के रडार पर हैं। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में खुलासे होने पर आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारी देखने को मिल सकती है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नीट में फर्जी अभ्यर्थी बन परीक्षा देने का मामला सामने आया है। एम्स के एमबीबीएस स्टूडेंट को सस्पेंड किया गया। बिहार में फर्जी कैंडिडेट बनकर ये परीक्षा दे रहा था, जो कि एमबीबीएस कैंडिडेट बताया जा रहा है। बिहार पुलिस ने मामला दर्ज कर एम्स को पत्र भी जारी किया था। तो एम्स रजिस्ट्रार ने आदेश निकाल छात्र को सस्पेंड किया है। यह सस्पेंशन हाईकोर्ट के अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। आरोपित छात्र हुक्मा राम बाड़मेर का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना के बाद से छात्र फिलहाल फरार है। हुक्मा राम मुजफ्फरपुर में राज पांडे बन बैठा था और नीट परीक्षा में ये राज पांडे के नाम से बनकर डमी अभ्यर्थी के तौर पर बैठा हुआ था। तो पुलिस ने मामला दर्ज किया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नीट में फर्जी अभ्यर्थी बन परीक्षा देने का ये पूरा मामला है। हुक्मा राम मुजफ्फरपुर में राज पांडे बन करके परीक्षा में बैठा था और ये परीक्षा दे रहा था। बिहार पुलिस ने मामला दर्ज कर एम्स को जारी किया था ये पत्र।
तो नीट में फर्जी अभ्यर्थी बन परीक्षा देने का मामला आया है सामने। बड़ी खबर आपको जोधपुर से बता रहे हैं। सस्पेंशन हाई कोर्ट के सामने रखा गया है और ये अगले आदेश तक जारी ही रहेगा। देखना यह है कि फिलहाल लेकिन ये जो अभ्यर्थी था जो फर्जी बनकर एग्जाम में अपीयर हुआ था वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर है, फरार है अभी वो। और एक बड़ी खबर और बता दें, कोटा में फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। दरअसल चाकू से हमला कर एक युवक को घायल किया गया है। गुमानपुरा में चाकू से हमला करके युवक को घायल किया गया है। पारिवारिक विवाद में परिजन ने इस वारदात को अंजाम दिया और चाकूबाजी के मामले में रिकॉर्ड तोड़ जो है कोटा शहर में जो घटनाएं इस तरीके की लगातार देखने को मिल रही हैं और कई ऐसे रिकॉर्ड्स भी सामने आ चुके हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गुमानपुरा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रिकॉर्ड तोड़ पर पहुंच चुका है अब कोटा शहर। चाकूबाजी के मसले में चाकू से हमला कर एक युवक को घायल किया गया है। पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है और परिजनों ने इसी विवाद को अंजाम भी दिया है। गुमानपुरा में चाकू से हमला कर युवक को घायल किया गया और गुमानपुरा थाने पुलिस अब इस मामले में जुट गई है जांच में। देश के कई राज्यों में बारिश के बाद बाढ़ और तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। प्रदेश के कई जिलों में भी पहली बारिश ने ही सभी के दावों की पोल खोल कर रख दी है। वहीं कहीं पर बाढ़ जैसे तस्वीरों ने भी लोगों को परेशान कर दिया है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। बारिश के बाद बाढ़ ने बढ़ाई परेशानी। कहीं सड़क धंसी तो कहीं पानी ही पानी। भारी बारिश ने लोगों को आफत में डाला। जल जमाव, जाम और मुसीबत में जान। ये तस्वीरें शासन प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही हैं। ये तस्वीरें उस ठेकेदार से सवाल कर रही हैं जिसने इसको बनाया है। भ्रष्टाचार में डूबी व्यवस्था की ये तस्वीरें पोल खोल रही हैं। लेकिन अपनी जेब गरम करने वाले अधिकारियों का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। दौसा के सिकराय की ये तस्वीरें भ्रष्टाचार की गाथा लिखने वाले ठेकेदारों की किताब है। बारिश के बाद सिकराय डूंगर से महावर ठाड़ी जाने वाली सड़क ही धंस गई, जिसके कारण छात्रों को भी स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस जगह पर यह सड़क धंसी है उसके पास ही एक कुआं भी है। ऐसे में लोगों को हादसे का डर भी सता रहा। ये क्या है, रात को लगभग 1-1:30 बजे के लगभग बारिश हुई थी। बारिश होने के कारण ये हमारी रोड धंस चुकी है। और इसमें क्या है कि पहले ठेकेदार ने काम किया था, उनसे बोला था हमने कि आप बढ़िया ठीक से बनाना है और इन्होंने बनाया था। फिर जिसके बाद में नहीं तो कर्मचारियों ने सुना, नहीं अधिकारियों ने सुना, नहीं ठेकेदार ने सुना, मनमानी बना चुके हैं और ये रोड पूरी पानी में धंस चुकी है। धौलपुर के मनिया कस्बे से गुजर रहे नेशनल हाईवे 44 के मांगरोल चौराहे पर तो पानी ही पानी नजर आ रहा है। मामूली सी बारिश के बाद ही पूरा हाईवे पानी में डूब गया। मनिया कस्बे की ये समस्या अभी की नहीं है। नींद से ना जागने वाले अधिकारियों को ये समस्या कई सालों से नहीं दिख रही और जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। थोड़ी सी ही बारिश के बाद यहाँ घुटनों तक पानी भर जाता है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी होती है। हाईवे पर बड़े बड़े गहरे गड्ढे होने के कारण कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं, लेकिन कई वर्षों से बनी इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो सका। सरकार बच्चों को स्कूल से जोड़ने और सुविधाओं को लेकर फोकस कर रही है, लेकिन सकानी अपर प्राइमरी स्कूल जाने का रास्ता देखकर ही हर कोई मुंह मोड़ लेता है। सकानी स्कूल के मेन गेट के सामने ही सड़क पर गंदा पानी और कीचड़ फैला हुआ है। हालत यह है कि सड़क के गड्ढे में 1 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिसके कारण बच्चों को गंदे पानी और कीचड़ में बड़े पत्थर रखकर स्कूल जाना पड़ता है। वहीं पत्थर से पैर फिसलने पर बड़े हादसे का भी डर सता रहा है। सकानी पंचायत तहसील आसपुर से ये सकानी पंचायत में ये गंदगी कई दिनों से भरी हुई है। ना तो नालियों की व्यवस्था है
और ये बरसाती पानी है जो पूर्ण रूप से भरा हुआ है। आज कम से कम 3 से 4 महीने से भरा हुआ है। सिर्फ चुनावी 2 दिन पहले इसको साफ करवाया था, इसके 2 दिन बाद वापस ये स्थिति बन गई है। ये 4 महीनों से पानी भर रहा है, 1 से 1.5 फीट पानी पूरा भर रहा है। यहाँ आम जनता को भी तकलीफ हो रही है और स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, इनको भी तकलीफ हो रही है। फिलहाल ये कब सुधरेगा इसका तो पता नहीं, लेकिन इस अव्यवस्था ने एसी के कमरों में बैठकर फाइल पास करने वाले अधिकारियों की पोल जरूर खोलकर रख दी है। शिकायतों के बावजूद इसका कोई समाधान मिलता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो हम चाहते हैं कि सिलेंडर में का रेट कम हो। तो लड़कियां हैं, गर्ल्स, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के काफी कार्यक्रम आए। और उम्मीदों के बजट से लेकर ये बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्र सरकार से पहले भजन लाल सरकार का पहला पूर्ण बजट तैयार हो चुका है। कल पेश होगा राजस्थान का बजट। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी और केंद्र से पहले राजस्थान का बजट आएगा। बता दें कि इसको लेकर बड़ी बैठक की गई थी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की तरफ से और 10 जुलाई को पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। 16वीं विधानसभा का ये दूसरा सत्र होगा जब पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। केंद्र से पहले राजस्थान का बजट, इसमें स्वास्थ्य को लेकर, चिकित्सा को लेकर, शिक्षा को लेकर, महंगाई को लेकर तमाम उन मुद्दों पर उन सबको कंसीडर किया जाएगा ताकि राजस्थान में परेशानियों का जो दौर फिलहाल विपक्ष की तरफ से बोला गया था वो खत्म हो पाए। पूर्ण बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। और भजन लाल सरकार कल अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने वाली है। बजट से प्रदेश की महिलाओं को बड़ी उम्मीदें हैं। उदयपुर की महिलाओं से बजट की आशाओं को लेकर बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता कपिल श्रीमाली ने। सुनिए सर। राजस्थान सरकार का बजट आने वाला है। ऐसे में इस आम बजट से हर वर्ग के लोगों को खासी उम्मीदें हैं, खासतौर से महिलाओं को काफी उम्मीदें हैं। और इस समय हमारे साथ में उदयपुर की हर वर्ग से जुड़ी हुई महिलाएं मौजूद है और उनसे हम बात करेंगे कि राजस्थान सरकार के बजट से वो क्या उम्मीद करती है। किस तरह की उम्मीद है आपको बजट से? महिलाओं को बहुत उम्मीद है बजट से। हम चाह रहे हैं कि जो लघु उद्योग है वो महिलाओं के लिए और खासकर जो 12th पास आउट जो लड़कियां हैं, गर्ल्स, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के काफी कार्यक्रम आए बजट में ताकि वे अपना घर पे लघु उद्योग चालू कर सकें। बजट में हमारी जो गृहिणियां हैं उनमें इतनी क्वालिफिकेशन है कि वो अपने घर बैठ के काफ़ी चीज़ें बनाती है, तो उनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए रीजनेबल रेट पे उनका, ताकि उनका जो सामान है वो बनाए और उनका निकल जाए और उनको उससे आय भी मिले। जैसे कई गृहिणियां घर पे अच्छी बड़ी चावड़ी पापड़ जो भी मतलब आइटम है सिलाई बुनाई के भी करती है, तो उनको कुछ इनकम मिले, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म देवे सरकार। आप बताइए। मैं चाहती हूँ कि मैं इनोवेल क्लब की प्रेसिडेंट चंद्रकला कोठारी कि आज की महिलाएं ज्यादातर हाउसवाइफ हैं और वो ये चाहती हैं कि जैसे उनके जरूरत के सामान एकदम रिजनेबल रेट पर मिले, जिससे कि उनका बजट बराबर सही रहे उनका। वाकई महंगाई बड़ा इशू है और हर वक्त में हम बचपन से अभी तक देखते आ रहे हैं कि जब भी वक्त हुआ यही कहा गया है कि कमर तोड़ महंगाई है। और ये बढ़ना माना कि कुछ सिचुएशंस हैं जो चलती हैं, पर भी हर बार के हिसाब से सबसे पहले महिलाओं का बजट गड़बड़ाता है जब कभी भी महंगाई बढ़ती है। तो हम चाहते हैं कि सिलेंडर में का रेट कम हो। आदिवासी महिलाओं के बारे में भी सोचती हूँ कि आदिवासी महिलाएं जो काफी कुछ काम जानती है पर उनको कुछ भी पैसा नहीं है, बजट नहीं है, अगर गवर्नमेंट उनके लिए भी हेल्प करे हमारी शहरी महिलाओं के साथ तो बहुत अच्छा रहा है। और जो DRDA में स्कीम्स आ रही है ना, उसमें NGO को भी इन्वॉल्व करें। और इधर बजट को लेकर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश का बजट आने वाला है, लेकिन हमारी मांग है कि हमारी सरकार के समय जो बजट जारी किया गया था पहले उन घोषणाओं को पूरा किया जाए। डोटासरा ने कहा कि सरकार ने पिछले घोषणाओं के बजट को रोक रखा है, उसका बजट जारी किया जाए। नई घोषणाओं की तो इस सरकार से ज्यादा उम्मीद नहीं है। प्रदेश में इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करने के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि शिक्षा मंत्री नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। डोटासरा ने ये बातें सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में एक शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान कही। बजट को लेकर के ये कि पहली बात तो हमारा जो बजट दिया हुआ है पिछले 5 साल में, उस बजट के कामों को इन्होंने रोक रखा 6 महीने से। उसकी लड़ाई लड़ेंगे
कि पहले जो हमने बजट दे दिया, वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई, बजट घोषणा हो गई, उस काम को रोक रखा है। 11 करोड़ का यहाँ पर मिनी सचिवालय, 5 करोड़ का आपने देखा होगा कि नगर पालिका का नया भवन है, 8 करोड़ रुपए का स्काउट आवासीय विद्यालय है। ऐसे कई काम हैं जिनका बजट दे दिया गया है, टेंडर प्रक्रिया चालू हो गई थी, उसके बावजूद 8 महीने से रोक रखा है। और जयपुर के बाशिंदों को जल्द ही एक नया बस स्टैंड मिलने जा रहा है। अजमेर रोड पर हीरापुरा में नया बस स्टैंड बनकर तैयार है और राजस्थान के पहला ऐसा बस टर्मिनल होगा जहां से राजस्थान रोडवेज और प्राइवेट बसें साथ साथ चलेंगी। और इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। 1 सितंबर से सफर होगा आसान, पचड़े में नहीं फंसेगी जान। अजमेर रोड पर हरिपुरा में बस स्टैंड है तैयार, बस डिप्टी सीएम के मुहर का है इंतजार। यात्रियों की बढ़ती रेलमपेल और ट्रैफिक जाम को भूल जाइए। अजमेर रोड पर हीरापुरा बस स्टैंड का काम पूरा हो गया है। जल्द ही इस बस टर्मिनल का लोकार्पण होगा, जिसके बाद यहां से 500 से ज्यादा बसों का संचालन किया जाएगा। सिंधी कैंप बस अड्डे के ऊपर बढ़ते ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही को देखते हुए राज्य सरकार ने शहर से बाहरी हिस्सों के अंदर बस टर्मिनल बनाने का फैसला लिया था। एक बस टर्मिनल अजमेर रोड के ऊपर वेस्टवे हाइट योजना के अंदर बनकर तैयार हो चुका है। ये बस टर्मिनल, इसकी ऑपरेशनल गतिविधि बताया जा रहा है कि बहुत जल्द शुरू होगी, जिससे सिंधी कैंप और आसपास के इलाके में लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, तो वहीं वहां पर लगने वाले जो जाम है वो भी कहीं ना कहीं कम होगा। शुरुआत में अजमेर आने जाने वाली 1/4 बसों को यहां से संचालित किया जाएगा, जिसमें राजस्थान रोडवेज समेत प्राइवेट बसें भी शामिल हैं। बस अड्डा विकास प्राधिकरण के मुताबिक प्रति बस की फीस 100 रुपए से 200 रुपए के बीच हो सकती है। वहीं जयपुर वासियों के लिए खुशखबरी ये है कि उनके लिए बस स्टैंड तक सीधे मेट्रो से पहुंचने की सुविधा मिलेगी। जयपुर मेट्रो प्रशासन ने 200 फीट बाईपास से हीरापुरा तक मेट्रो का विस्तार करने के लिए राज्य सरकार को खत भी लिखा है। वेस्टवे हाइट से ये जो बसों का संचालन होगा, तो यहाँ से सीधे अजमेर, उदयपुर और अहमदाबाद तक के पैसेंजर्स को कनेक्टिविटी भी मिलेगी। वहीं बताया जा रहा है कि अब इस बस टर्मिनल को मेट्रो से भी जोड़ने की तैयारी चल रही है। आगामी बजट के अंदर जानकारी ये है कि अजमेर पुलिया तक जो मेट्रो फेज 1D का विस्तार हो रहा है, उसका विस्तार क्यों ना हीरापुरा स्थित ये जो बस टर्मिनल है यहाँ तक कर दिया जाए, जिससे कि जो यहाँ के जो यात्री हैं उनकी सीधी कनेक्टिविटी 4 दीवारी खासकर सिंधी कैंप तक देखने को मिलेगी। अजमेर रोड से राजस्थान रोडवेज की बसें चलने से हजारों यात्रियों को शहर के बीचों बीच स्थित सिंधी कैंप पर आने की जरूरत नहीं रहेगी। इस बस टर्मिनल से अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और अहमदाबाद की ओर जाने वाली बसों का संचालन होगा, जिससे सिंधी कैंप और उसके आसपास के इलाकों में यातायात जाम की समस्या से निजात मिलेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और अब एक नजर टॉप 10 खबरों पर।